भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 56। बैंक जो होता है ना, बैंक या कंपनी, वो शेयर जारी करके मतलब जुटाता है पूंजी, या फिर बॉन्ड या डिवेंचर जारी करके पूंजी जुटाता है। जब शेयर जारी करता है तो उसमें स्वामित्व, जो शेयर खरीदता है उसको भी प्राप्त होता है। ये कंपनी के ऊपर या बैंक के ऊपर देयता सृजित नहीं करता है। ये टीयर 1 पूंजी होती है। इसमें शेयर धारक को स्वामी प्राप्त होता है, मतलब स्वामी वो बनता है, और लाभांश में उसको लाभ प्राप्त होता है। जबकि बैंक या कंपनी जो बॉन्ड या डिबेंचर से लेती है उधार, ये एक प्रकार से उधार लेती है बॉन्ड या डिबेंचर के माध्यम से, ये टीयर 2 पूंजी होता है और ये बैंक या कंपनी के ऊपर देयता सृजित करता है। इसमें जो बॉन्ड धारक होता है यानी जो लेनदार होता है वो गारंटी युक्त या ब्याज या कूपन पर बॉन्ड या डिबेंचर खरीदता है। अब हम देखते हैं बैंक का जोखिम। बैंक का जोखिम 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 साख जोखिम यानी क्रेडिट रिस्क, दूसरा है बाजार जोखिम मार्केट रिस्क, और तीसरा है परिचालन जोखिम यानी ऑपरेशनल रिस्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं साख जोखिम, यानी बैंक जो उधार देता है उस पर बैंक को ब्याज और मूलधन वापस न होने का जोखिम रहता है। इसे बैंक का साख जोखिम कहा जाता है। दूसरा है बाजार जोखिम। बाजार जोखिम का मतलब है बैंक की संपत्ति के मूल्य में बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बैंक को जो नुकसान होने का जोखिम होता है उसे बैंक का बाजार जोखिम कहा जाता है। और अगला है परिचालन जोखिम। बैंक के परिचालन से बैंक को जो नुकसान होने का जोखिम होता है उसे बैंक का परिचालन जोखिम कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों जोखिम सभी बैंकों में निहित होता है, किंतु भुगतान बैंक में साख जोखिम नहीं होता, बल्कि बाजार और परिचालन जोखिम होता है। अब हम देखते हैं जोखिम भारित परिसंपत्ति यानी RWA, रिस्क वेटेज एसेट, जोखिम भारित परिसंपत्ति। बैंक द्वारा दिए गए उधार में निहित जोखिम प्रतिशत को बैंक द्वारा दिए गए उधार में निहित जोखिम प्रतिशत को जोखिम भारित परिसंपत्ति कहा जाता है। जैसे बैंक कृषि में जो उधार देती है, कृषि में मान लीजिए जोखिम 50% है, उधार दिया 100 करोड़ तो जोखिम भारित परिसंपत्ति हो गया 50 करोड़। उद्योग में अगर जोखिम 20% है तो उधार 100 करोड़ दिया अगर तो जोखिम भारित परिसंपत्ति 20 करोड़ हो गया। सरकार में जोखिम 0% है तो उधार मान लीजिए 100 करोड़ दिया तो जोखिम भारित परिसंपत्ति 0 होगा। ठीक। अब हम देखते हैं CAR या CRAR। CAR का मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जो कि PT 2018 में पूछा गया था। और CRAR का मतलब है कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो CRAR। पूंजी के अनुपात में जोखिम भारित परिसंपत्ति, पूंजी के अनुपात में जोखिम भारित परिसंपत्ति। तो CAR या CRAR बराबर बैंक की पूंजी बटे जोखिम भारित परिसंपत्ति यानी कि RWA। तो मतलब CAR या CRAR बराबर बैंक की पूंजी बटे जोखिम भारित परिसंपत्ति, या बोल सकते हैं टीयर 1 प्लस टीयर 2 बटे जोखिम भारित परिसंपत्ति। पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंक को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। बैंक इस रिजर्व को उधार में नहीं दे सकता है। यदि उधार लेने वाला भविष्य में बैंक को उधार का भुगतान नहीं करता है तो बैंक उससे होने वाले नुकसान को CAR या CRAR के द्वारा कम कर सकता है। CAR या CRAR का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। सभी बैंकों के लिए CAR या CRAR
अलग अलग होता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 12%, लघु वित्त बैंक के लिए 15% और भुगतान बैंक के लिए 15%। भुगतान बैंक में बाजार और परिचालन जोखिम होने के कारण भुगतान बैंक में बाजार और परिचालन जोखिम होने के कारण इसमें भुगतान बैंक के लिए CAR और CRR 15% होता है। अन्य बैंक यानी निजी बैंक के लिए 9% होता है। अब हम देखते हैं बेसल मानक। तो बेसल मानक हमने देख लिया था पहले, उसमें अब हम देखते हैं बेसल 1। तो बेसल 1 मानक को 1988 में शुरू किया गया, किंतु भारत द्वारा इसे 1999 में अपनाया गया। बेसल 1 मानक को 1988 में शुरू किया गया, किंतु भारत द्वारा इसे 1999 में अपनाया गया। बेसल 1 मानक केवल साख जोखिम पर केंद्रित होता है। बेसल 1 मानक केवल साख जोखिम पर केंद्रित बेसल 1 मानक जो है केवल साख जोखिम पर केंद्रित होता है। बेसल 1 मानक में CAR सभी बैंकों के लिए अनिवार्य रूप से 8% था। अब हम देखते हैं बेसल 2 मानक। इसे वर्ष 2004 में शुरू किया गया, जबकि वर्ष 2009 में भारत द्वारा इसे अपनाया गया। बेसल 2 मानक तीनों जोखिम पर केंद्रित था, यानी बाजार, परिचालन और साख जोखिम। बेसल 2 मानक 3 स्तंभों पर आधारित है। नंबर 1 अनुशासन, नंबर 2 पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन और नंबर 3 है CAR या CRAR। तो बेसल 2 मानक 3 स्तंभों पर आधारित है, अनुशासन, पर्यवेक्षण और CAR या CRAR। बेसल 2 मानक के लिए CAR या CRAR को न्यूनतम 9% रखा गया। अब हम देखते हैं बेसल 3। इसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया, किंतु भारत में बेसल 3 को अपनाने की प्रक्रिया 2012 में शुरू हुई, किंतु इसे अभी तक पूर्ण रूप से अपनाया नहीं गया है। बेसल 3 मानक तीनों जोखिम पर केंद्रित है। बेसल 3 मानक में टीयर 1 को 4% रखना अनिवार्य है, जबकि 2.5% को CCB के रूप में रखना, 2.5% को CCB के रूप में रखना, 2.5% को CCB के रूप में रखना, CCCB के रूप में रखना। ठीक है, 4% टीयर 1 के रूप में रखना, 2.5% CCB के रूप में रखना और 2.5% CCCB के रूप में रखना। CAR या CRAR को न्यूनतम 9% रखना, यानी 4% प्लस 2.5% प्लस 2.5%। अब हम देखते हैं CCB। CCB का मतलब है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर यानी पूंजी संरक्षण बफर। पूंजी संरक्षण बफर सभी बैंकों को अपने पूंजी का 2.5% रिजर्व रिजर्व CCB में बफर के रूप में रखना आवश्यक होता है, जिससे उसका प्रयोग किसी आपातकाल या विषम परिस्थिति में किया जा सके। अब हम देखते हैं CCCB यानी काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर। काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर बेहतर हो, और बैंक बाजार में अधिक साख सृजन कर रहा हो, उस समय सभी बैंक अपने पूंजी में से 2.5% रिजर्व अनिवार्य रूप से CCCB के रूप में रखेंगे, जिसका प्रयोग बैंक अर्थव्यवस्था में सुस्ती या मंदी के समय कर सकेंगे। बेसल 3 मानक में LCR का प्रावधान किया गया है।
बेसल 3 मानक में LCR का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं LCR। LCR का मतलब है लिक्विड कवरेज रेशियो। लिक्विड कवरेज रेशियो यानी तरलता कवरेज अनुपात। तो LCR बराबर होता है HQLA बटे 30 दिन में बैंक से निकासी। HQLA बटे 30 दिन में बैंक से निकासी। HQLA का मतलब है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट यानी उच्च गुणवत्ता तरल परिसंपत्ति। उच्च गुणवत्ता तरल परिसंपत्ति। LCR वह अनुपात होता है। LCR वह अनुपात होता है जो 30 दिन में किसी बैंक द्वारा निकासी किए गए धन के LCR वह अनुपात होता है जो 30 दिन में किसी बैंक द्वारा निकासी किए गए धन के अनुपात में बैंक द्वारा HQLA के रूप में रखा जाता है। तो LCR वह अनुपात होता है जो 30 दिन में किसी बैंक द्वारा निकासी किए गए धन के अनुपात में बैंक द्वारा HQLA के रूप में रखा जाता है। अब हम देखते हैं HQLA हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। HQLA बैंक की वह संपत्ति होती है जो बैंक अपने पास उन प्रतिभूतियों के रूप में रखता है जिनकी गुणवत्ता उच्च होती है, अर्थात जिन्हें आसानी से बिना किसी नुकसान के नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। बैंक HQLA को सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखते हैं, जैसे कोष पत्र, दिनांकित प्रतिभूति, SLR के सभी ऋण, SDL ऋण आदि। HQLA 30 दिन के निकासी किए गए धन का 100% होता है। अब हम देखते हैं LCR का उद्देश्य। बैंक ऋण की स्थिति से निपटने के लिए LCR का उपयोग किया जाता है। LCR का निर्धारण RBI करता है। वर्तमान में यह 100% है। LCR में वृद्धि बैंकों की साख सृजन क्षमता को कम करता है और LCR में कमी बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि करता है। अब हम देखते हैं NPA रोकने के उपाय। तो NPA रोकने के उपाय सबसे पहले RBI के द्वारा किए गए उपाय और फिर सरकार के द्वारा किए गए उपाय। तो RBI के द्वारा किए गए उपाय में है 4R यानी 4R की रूल, जो 4R है वो। दूसरा है सरफेसी एक्ट 2002। तीसरा है 5 या 25 S4A और SDR। चौथे में है ARC और पांचवा है बैड बैंक। और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास में है प्रोजेक्ट सशक्त और IBC। अब चार चीज़ें हैं। एक है GNPA, 5 चीज़ें हैं। GNPA जिसका मतलब है ग्रॉस NPA। एक है NNPA जिसका मतलब है नेट NPA। एक है प्रोविज़न यानी प्रावधान। एक है रिटर्न ऑफ यानी भट्टे खाता या बट्टा खाता। और एक है स्ट्रेस्ड एसेट यानी दबाव वाली परिसंपत्ति। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न ऑफ यानी भट्टा खाता या बट्टा खाता। रिटर्न ऑफ, बैंक अपने तुलन पत्र को बेहतर प्रदर्शित करने के लिए RBI की अनुमति से NPA को तुलन पत्र से हटाकर बट्टे खाते में डाल सकते हैं। बैंक अपने तुलन पत्र को बेहतर प्रदर्शित करने के लिए RBI की अनुमति से NPA को तुलन पत्र से हटाकर बट्टे खाते में डाल सकते हैं। इसे ही NPA का रिटर्न ऑफ कहा जाता है। बैंक यहाँ उधार को माफ़ नहीं करता, केवल अपने तुलन पत्र को बेहतर दिखाने का प्रयास करता है, किंतु इसके लिए उसे 100% प्रावधान करना होता है जितना NPA वह तुलन पत्र से बाहर करता है। अब हम देखते हैं GNPA। तो GNPA बराबर होता है नेट NPA प्लस प्रावधान। नेट NPA बराबर होता है GNPA माइनस प्रावधान।
अब हम देखते हैं स्ट्रेस्ड एसेट यानी दबाव वाली परिसंपत्ति। स्ट्रेस्ड एसेट बराबर एनपीए प्लस ऋण की पुनर्संरचना यानी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन प्लस बट्टे खाते पर डाला गया ऋण यानी रिटर्न ऑफ। तो स्ट्रेस्ड एसेट बराबर एनपीए प्लस ऋण की पुनर्संरचना प्लस रिटर्न ऑफ या बोले तो बट्टे खाते पर डाला गया ऋण। अब हम देखते हैं ऋण की पुनर्संरचना। बैंक एनपीए को कम करने के लिए जब बकाया ऋण के ब्याज दर को कम कर दे या ऋण की अवधि को बढ़ा दे तो इसे ही ऋण की पुनर्संरचना कहते हैं। बैंक एनपीए को कम करने के लिए जब बकाया ऋण के ब्याज दर को कम कर दे या ऋण की अवधि को बढ़ा दे तो इसे ही ऋण की पुनर्संरचना कहते हैं। दबाव वाली परिसंपत्ति हमेशा एनपीए से अधिक होता है। वर्तमान में अधिकांश बैंक अपने एनपीए को कम करने के लिए उधारकर्ता को नया उधार देकर अपने एनपीए को समाप्त करते हैं। इसे ही एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश बैंक अपने एनपीए को कम करने के लिए उधारकर्ता को नया उधार देकर अपने एनपीए को समाप्त करते हैं। इसे ही एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहते हैं। अब आरबीआई द्वारा उपाय में पहला था 4R। 4R का मतलब है इसे आरबीआई द्वारा एनपीए को कम करने के लिए 2015-16 में शुरू किया गया। 4R क्या है? इसे आरबीआई द्वारा एनपीए को कम करने के लिए 2015-16 में शुरू किया गया। इसमें एक R का मतलब है रिसीनेशन। रिसीनेशन का मतलब है पहचान। दूसरे R का मतलब है रिकैपिटलाइजेशन यानी पुनर्पूंजीकरण यानी सरकार द्वारा बैंकों को पूंजी की सहायता। सरकार द्वारा बैंकों को पूंजी की सहायता। तीसरा है रिसोल्यूशन यानी समाधान और पांचवा है रिफॉर्म यानी सुधार। तो 4R का क्या मतलब? पहले R का मतलब रिसीनेशन पहचान, दूसरा है रिकैपिटलाइजेशन यानी पुनर्पूंजीकरण, सरकार द्वारा बैंकों को पूंजी की सहायता, तीसरा है रिसोल्यूशन यानी समाधान और चौथा है रिफॉर्म यानी सुधार। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 56 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 57। अब हम देखते हैं सरफेसी एक्ट 2002, सरफेसी कानून 2002। सरफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो कैसे इसे याद रखेंगे? सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। दोबारा से पूरा पढ़ूंगा। सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इस कानून को वर्ष 2003 में शुरू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बैंक, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थानों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनके द्वारा दिया गया उधार एनपीए हो जाए तो वे बिना कोर्ट में जाए उधारकर्ता के गिरवी रखे संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्हीं एनपीए को शामिल किया जाता है जिनका मूल्य 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो। इस कानून के तहत बैंक संपार्श्विक यानी कोलेट्रल यानी गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त कर बाजार में उसे नीलाम कर अपने एनपीए की रिकवरी का प्रयास करता है। इस कानून के तहत बैंक या एनबीएफसी कृषि भूमि को जब्त नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल सुरक्षित लोन को शामिल किया जाता है।
जिसमें समपार्श्विक रखा जाता है। अब हम देखते हैं सरफेसी कानून के तहत नंबर 1 सिक्योरिटाइजेशन, यानी कि इसके अंतर्गत केवल सुरक्षित लोन ही शामिल होते हैं। नंबर 2 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी बैंक या एनबीएफसी एनपीए होने पर पहले ऋण की पुनर्संरचना करते हैं, अर्थात या तो ब्याज को कम करते हैं या लोन की अवधि बढ़ा देते हैं। और नंबर 3 है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यानी कि पुनर्संरचना के बावजूद यदि बैंक या एनबीएफसी को मूलधन और ब्याज नहीं प्राप्त होता है तो बैंक बिना कोर्ट में जाए समपार्श्विक संपत्ति को जब्त कर सकता है। अब हम देखते हैं एआरसी, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्संरचना निगम कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्संरचना निगम या कंपनी। एआरसी की स्थापना 1988 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई। सरफेसी कानून के तहत बैंक जिन संपत्ति को जब्त करता है उसे बैंक बाजार में नीलामी प्रक्रिया से विक्रय करता है। एआरसी उन संपत्ति को क्रय करने का कार्य करते हैं। एआरसी उन संपत्ति को क्रय करने का कार्य करते हैं। वे अत्यंत कम कीमत पर संपत्ति को क्रय करके बाजार में उसे अधिक मूल्य में विक्रय करके भारी मुनाफा कमाते हैं। इस प्रकार एआरसी वह कंपनी होती है जो नंबर 1 कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 में पंजीकृत हो, नंबर 2 जिसकी न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपया हो। भारत में वर्तमान में लगभग 20 एआरसी हैं। एआरसी का नियामक आरबीआई होता है। ये आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने एआरसी में विदेशी कंपनी को शामिल करने के लिए यहाँ एफडीआई 100% स्वचालित मार्ग से अनुमति दे दी। अब हम देखते हैं बैड बैंक। बैड बैंक सामान्य बैंक की तरह ना तो जमा स्वीकार करता है और ना ही उधार देता है। यह अन्य बैंकों से कम कीमत पर एनपीए क्रय करता है और उसकी वसूली का प्रयास करता है। वसूली न होने पर वह संपत्ति को बाजार में विक्रय करके रिकवरी का प्रयास करता है। विश्व में पहला बैड बैंक अमेरिका में 1988 में मेल्लोन बैड बैंक के नाम से स्थापित हुआ। विश्व में पहला बैड बैंक अमेरिका में 1988 में मेल्लोन बैड बैंक के नाम से स्थापित हुआ। भारत में बैड बैंक की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम वर्ष 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा दिया गया। बैड बैंक भारत में वर्ष 2021 में NARCL के रूप में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला बैड बैंक है। बैड बैंक के रूप में 2 कंपनी स्थापित हैं। पहली है NARCL और दूसरा है IDRCL। तो सबसे पहले हम देखते हैं NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL यानी कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्संरचना निगम या कंपनी लिमिटेड। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्संरचना निगम या कंपनी लिमिटेड। NARCL में 51% स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का होता है, जबकि 49% स्वामित्व निजी क्षेत्र के बैंक का होता है। NARCL का मुख्य कार्य बैंकों से एनपीए को क्रय करना और बैंक को उसका भुगतान करना है, यानी एग्रीड प्राइस सहमति मूल्य पर। अब हम देखते हैं IDRCL यानी इंडियन डेब्ट
रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियन डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, IDRCL, इसका स्वामित्व, इसका 51% स्वामित्व निजी बैंक के पास है और 49% स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पास होता है। IDRCL का मुख्य कार्य NPA की वसूली करना और बाजार में संपत्ति को विक्रय करके रिकवरी का प्रयास करना है। अब हम देखते हैं बैड बैंक की कार्यप्रणाली। बैड बैंक की कार्यप्रणाली, तो NARCL अन्य बैंकों से NPA कम मूल्य पर क्रय करता है। NARCL अन्य बैंकों से NPA कम मूल्य पर क्रय करता है। बैड बैंक केवल उन्हीं NPA को क्रय करता है जिसका मूल्य 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो। RBI के सर्वे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का NPA 500 करोड़ या उससे अधिक मूल्य का है। NARCL जिस मूल्य पर बैंक से NPA करता है उसे सहमति मूल्य कहा जाता है। NARCL सहमति मूल्य का 15% भुगतान नगद में करता है। शेष 85% के लिए वह बैंक को 5 वर्ष के लिए प्रतिभूति जारी करता है। प्रतिभूति रसीद सरफेसी कानून के तहत वैध होता है, यानी लीगल होता है। यह हस्तांतरित योग्य होता है। बैंक इसका विक्रय अन्य बैंकों को भी कर सकता है। NARCL NPA और संपत्ति IRDCL को सौंपता है। IDRCL NPA की वसूली का प्रयास करता है। यदि NPA की वसूली नहीं हो पाता तो IDRCL बाजार में संपत्ति को विक्रय करके रिकवरी का प्रयास करता है। यदि इसमें नुकसान होता है तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 30,600 करोड़ रुपए का एक गारंटी फंड बनाया गया है। अब हम देखते हैं सरकार द्वारा उपाय। NPA को रोकने के लिए सरकार द्वारा उपाय में पहला उपाय है प्रोजेक्ट सशक्त। तो प्रोजेक्ट सशक्त क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में NPA को कम करने के लिए सुनील मेहता की सिफारिश पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में NPA को कम करने के लिए सुनील मेहता की सिफारिश पर वर्ष 2018 में सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सशक्त को शुरू किया गया। प्रोजेक्ट सशक्त में NPA को 3 श्रेणी में बांटा गया: 50 करोड़ से कम, 50 करोड़ से 500 करोड़, 500 करोड़ से अधिक। तो पहले हम देखते हैं 50 करोड़ से कम NPA। इसमें जिस बैंक द्वारा दिए गए उधार का NPA हुआ है, वही बैंक 90 दिन के भीतर समाधान प्लान बनाएगा। इसे SME समाधान प्लान कहा जाएगा। दूसरा है 50 करोड़ से 500 करोड़। यहाँ 2 या 2 से अधिक बैंक द्वारा एक ही कंपनी को उधार देने के कारण जो NPA हुआ है उसके समाधान के लिए अग्रणी बैंक योजना को अपनाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक NPA वाले बैंक को अग्रणी बैंक घोषित किया जाता है। उसे ही 180 दिन के भीतर समाधान प्लान बनाना होता है, अन्यथा यह मामला NCLT में जाता है। वर्ष 2019 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बीच ICA यानी कि इंटर क्रेडिएटर एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किया जाता है, जिसके अंतर्गत
कंसोर्टियम लेंडिंग यानी अंतःसंघ उधारी में यदि समाधान प्लान 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो उसे लागू कर दिया जाता है, जो कि पीटी 2019 में पूछा गया है। वर्ष 2019 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बीच इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट यानी ICA में हस्ताक्षर किया जाता है, जिसके अंतर्गत कंसोर्टियम लेंडिंग यानी अंतःसंघ उधारी में यदि समाधान प्लान 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो उसे लागू कर दिया जाता है। और तीसरा है 500 करोड़ से अधिक का NPA। तो इसके लिए AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी तो इसके लिए AMC की स्थापना पर बल दिया, जो वर्तमान में बैड बैंक के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 57 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 58 IBC का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, दिवाला और दिवालापन संहिता 2016। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिवाला और दिवालापन। जब किसी व्यक्ति या कंपनी की कुल देयता उसकी कुल संपत्ति से अधिक हो जाए तो वह व्यक्ति या कंपनी दिवाला हो जाता है, किंतु इसके बावजूद कंपनी को बाजार में विक्रय करने के लिए दिवालापन घोषित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार कोई दिवाला कंपनी जब कानूनी प्रक्रिया का पालन कर स्वयं को दिवाला घोषित करे तथा कंपनी का विक्रय कर दिवाला की स्थिति से बाहर आने का प्रयास करे तो उसे दिवालापन कहा जाता है। बैंक उधार देता है, एक सुरक्षित उधार और एक असुरक्षित उधार। बैंक या NBFC सुरक्षित उधार देता है। कंपनी उधार लेती है बैंक या NBFC से जो कि सुरक्षित होता है, व्यापारी से लेती है जो असुरक्षित होता है। तो बैंक या NBFC से जो उधार लेती है वो वित्तीय लेनदार कहलाते हैं यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर, और जो व्यापारी से असुरक्षित लेती है उधार तो उसे गैर वित्तीय लेनदार यानी नॉन फाइनेंशियल क्रेडिटर कहा जाता है। बैंक या NBFC सुरक्षित लेनदार होते हैं, वित्तीय लेनदार होते हैं। व्यापारी जो है वो असुरक्षित लेनदार और गैर वित्तीय लेनदार होते हैं। बैंक उधार देता है, एक तो रिटेल लोन देता है। तो रिटेल लोन दिवाला होने पर उसका NPA होता है और उस NPA की मामले की सुनवाई DRT में होती है। लेकिन बैंक जो उधार कंपनी लोन देता है वो जब दिवाला होता है तो उसका जब NPA होता है तो उसकी सुनवाई NCLT में होती है। IBC प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण संस्था भाग लेती हैं। नंबर 1 IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है IP यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यानी दिवाला पेशेवर। और तीसरा है IU यानी कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी यानी कि सूचना तंत्र। तो IBBI जो है ये IBC प्रक्रिया का निर्धारण करता है। IP जो है वो IBC प्रक्रिया का संचालन करता है और IU जो है वो IP को सूचना उपलब्ध कराता है। देखते हैं IBBI यानी भारतीय दिवाला और दिवालापन बोर्ड। IBBI IBC प्रक्रिया और उसमें निहित नियम कानून का निर्धारण करता है। IBBI IBC प्रक्रिया और उसमें निहित नियम कानून का निर्धारण करता है। IP क्या है? यह IBC प्रक्रिया का संचालन करता है। जो पेशे से वकील होता है तथा यह कंपनी के लिए समाधान प्लान बनाता है। IP क्या है? यह IBC प्रक्रिया का संचालन करता है।
जो पेशे स्केल होता है तथा यह कंपनी के लिए समाधान प्लान बनाता है। IU क्या है? यह IP को IBC की प्रक्रिया और संचालन बनाने में सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करता है। बैंक उधार देती है कंपनी को, कंपनी का दिवाला हो गया तो वो NPA घोषित करेगी। NPA IBC के माध्यम से उसकी NCLT में सुनवाई होगी, NCLT उसे दिवालापन घोषित करेगा, तब कंपनी का विलय होगा। अब हम देखते हैं IBC प्रक्रिया। कंपनी अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंक, NBFC तथा कंपनी अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंक, NBFC तथा बाजार से उधार लेती है। कंपनी की देयता जब उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती है तो वह दिवाला की स्थिति में आ जाती है, जिस कारण वह लोन का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाती। अंततः उसका लोन NPA होता है। कंपनी लेनदारों को चुकाने के लिए उसके निदेशक बाजार में तभी विक्रय कर सकते हैं जब कंपनी को दिवालापन घोषित किया जाता है। इसके लिए उसे IBC की प्रक्रिया में भाग लेना होता है, जहां NCLT में निम्न में से कोई भी आवेदन कर सकता है, जैसे कंपनी स्वयं, सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार, वित्तीय लेनदार और गैर वित्तीय लेनदार। NCLT के पास आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए 14 दिन का समय होता है। आवेदन स्वीकार करने के पश्चात NCLT IBC प्रक्रिया का संचालन करने के लिए IP के रूप में एक पेशेवर को नियुक्त करता है जो कानून का ज्ञाता हो। IBC प्रक्रिया का निर्धारण और उससे संबंधित कानून IBBI तय करता है, किंतु प्रक्रिया का संचालन IP द्वारा किया जाता है, जो कंपनी के लिए समाधान प्लान बनाता है। इसमें IP को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य IU द्वारा किया जाता है। जब तक IP समाधान प्लान नहीं बना लेता, तब तक कंपनी का प्रबंधन IP द्वारा किया जाता है, जिससे IP निष्पक्ष और बाधा रहित समाधान प्लान बना सके। समाधान प्लान बनाने के बाद उसे COC के पास भेजा जाता है। COC में केवल सुरक्षित और वित्तीय लेनदार ही शामिल होते हैं। यदि समाधान प्लान COC द्वारा 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो उस समाधान प्लान को स्वीकार कर लिया जाता है। तत्पश्चात समाधान प्लान को पुनः NCLT में भेजा जाता है। NCLT समाधान प्लान को लागू करके कंपनी को दिवालापन घोषित कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाता है। अधिकतम 330 दिन का समय दिया जाता है। अब कंपनी को बाजार में विक्रय किया जा सकता है, जहां या तो कंपनी को लिक्विडेट यानी कि हर हिस्से को बेचना, जहां या तो कंपनी को लिक्विडेट करते हैं या सेल किया जाता है। सेल मतलब समूचे कंपनी को बेचना। विक्रय से जो भी धन प्राप्त होता है उसे लेनदारों को वरीयता क्रम में भुगतान किया जाता है। अब हम देखते हैं IBC का लाभ। IBC प्रक्रिया को वर्ष 2016 में शुरू किया गया। उससे पहले कंपनी को दिवालापन घोषित होने में एक सर्वे के अनुसार 4.3 वर्ष का समय लगता था, जो अत्यंत जटिल, धीमी और खर्चीली प्रक्रिया थी। साथ ही यह बैंकों के NPA में वृद्धि कर रहा था। IBC प्रक्रिया लागू होने के बाद यह प्रक्रिया अत्यंत सरल, तीव्र और कम खर्चीला हो गया, जिसमें अधिकतम 330 दिन
का समय लगता है। इस प्रकार आईबीसी द्वारा बैंकों के एनपीए में भारी गिरावट आई है, जो वर्ष 2017-18 में लगभग 7.4% था। वह 2022 में घटकर 5.9% रह गया, जबकि जनवरी 2023 में घटकर यह 5% हो गया और पुनः जून 2023 में घटकर सबसे निम्नतम स्तर 3.9% में आ गया। अब हम देखते हैं बैंकिंग लोकपाल स्कीम 2006। बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम 2006, ये पीटी 2010 में पूछा भी जा चुका है। इसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई द्वारा किया जाता है। बाद में इसे परिवर्तन कर बैंकिंग लोकपाल स्कीम 2006 किया गया। यहाँ कोई भी भारत का नागरिक और एनआरआई किसी भी बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ असुविधा के लिए अपील कर सकता है। यह अपील पहले बैंक या एनबीएफसी में होगा। यदि 30 दिन में कोई संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं होता तो उसकी अपील बैंकिंग लोकपाल में की जाती है। बैंकिंग लोकपाल के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकता है। यहाँ अधिकतम क्षतिपूर्ति 20 लाख देने का प्रावधान है। वर्ष 2021 में आरबीआई द्वारा निम्न 3 स्कीम को मिलाकर एकीकृत बैंकिंग लोकपाल स्कीम 2021 शुरू किया गया। पहला है बैंकिंग लोकपाल स्कीम 2006, दूसरा है एनबीएफसी के लिए लोकपाल स्कीम 2018 और तीसरा है डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल स्कीम 2019। तो वर्ष 2021 में आरबीआई द्वारा निम्न 3 स्कीम को मिलाकर एकीकृत बैंकिंग लोकपाल स्कीम 2021 शुरू किया गया, जिसमें पहली स्कीम का नाम है बैंकिंग लोकपाल स्कीम 2006, दूसरी स्कीम का नाम है एनबीएफसी के लिए लोकपाल स्कीम 2018 और तीसरी स्कीम का नाम है डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल स्कीम 2019। यह एकीकरण आरबीआई द्वारा 3 कानूनों के तहत किया गया। नंबर 1 आरबीआई अधिनियम 1934, नंबर 2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और तीसरा है भुगतान निपटान अधिनियम 2007, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। अब हम देखते हैं एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि पीटी 2018 में पूछा गया है। वर्ष 2016 में सरकार द्वारा विमुद्रीकरण किया गया। साथ ही यह लक्ष्य रखा गया कि अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था या नगदहीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। नगदहीन से अभिप्राय है नगद का कम प्रयोग हो तथा लेन देन में अन्य साधन जैसे ऑनलाइन, यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का अधिक प्रयोग हो। इसके लिए वर्ष 2016 में वर्ष 2016 में रत्तन पी वत्तल समिति का गठन हुआ, जिन्होंने एमडीआर को कम करके समाप्त करने का सुझाव दिया। अब एमडीआर क्या है? एमडीआर का निर्धारण आरबीआई करता है। एमडीआर एक प्रकार का शुल्क होता है जो बैंक उन व्यापारी पर आरोपित करता है जो अपना लेन देन या क्रय विक्रय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा करते हैं। व्यापारी इस शुल्क को ग्राहकों से वसूलता है। वर्तमान में एमडीआर शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ लेक्चर नंबर 58 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 8 सरकारी बजट, एक नया चैप्टर है सरकारी बजट।
आर्थिक नीति दो होती हैं। एक है मौद्रिक नीति, जो कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा बनाई जाती है, जो कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति होती है। और दूसरी आर्थिक नीति होती है राजकोषीय नीति, जो कि सरकार के द्वारा बनाया जाता है। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति। यह दीर्घकालिक नीति होती है, जिसका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है देश में उपलब्ध सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके अधिक समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास करना। देश में उपलब्ध सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके अधिक समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास करना। दूसरा है देश में व्याप्त गरीबी में कमी करना। तीसरा उद्देश्य है कृषि एवं उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। चौथा उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि करके बेरोजगारी में कमी करना। पांचवा उद्देश्य है मूल्य स्थिरीकरण को बढ़ावा देना। और छठा उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना। इत्यादि और भी उद्देश्य हैं। मेन उद्देश्य ये थे। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति के प्रकार। राजकोषीय नीति दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्रो साइक्लिकल और नंबर दूसरा है काउंटर साइक्लिकल। अर्थशास्त्री जॉन कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में सुस्ती या मंदी की स्थिति में मौद्रिक नीति की अपेक्षा उसे दूर करने में राजकोषीय नीति अधिक प्रभावी होती है। जहां सरकार नंबर एक कर के दरों में कमी करती है, नंबर दो खर्च में वृद्धि करती है, यानी सब्सिडी खर्च और आधारभूत संरचना के निर्माण पर खर्च। राजकोषीय नीति को ही लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। अब हम देखते हैं वित्त। वित्त का मतलब है फाइनेंस। फाइनेंस दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राइवेट फाइनेंस यानी कि निजी वित्त, और दूसरा है पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त। निजी वित्त का क्या मतलब है? व्यक्ति या निजी संस्था द्वारा बनाए गए बजट को निजी वित्त कहा जाता है। व्यक्ति या निजी संस्था द्वारा बनाए गए बजट को निजी वित्त कहा जाता है। दूसरा है लोक वित्त। सरकार द्वारा बनाए गए बजट को लोक वित्त कहा जाता है। सरकार द्वारा बनाए गए बजट को लोक वित्त कहा जाता है। अब हम देखते हैं निजी वित्त और लोक वित्त में अंतर। निजी वित्त में प्राप्ति और आय के अनुसार खर्च का निर्धारण होता है। निजी वित्त में प्राप्ति और आय के अनुसार खर्च का निर्धारण होता है, जबकि लोक वित्त में खर्च के अनुसार आय या प्राप्ति का निर्धारण होता है। अब देखते हैं राजकोषीय नीति के घटक। पहला है आय नीति, जहां सरकार के आय या प्राप्ति को शामिल किया जाता है, यानी कर और गैर कर से होने वाली प्राप्ति। आय नीति क्या है? जहां सरकार के आय या प्राप्ति को शामिल किया जाता है, यानी कर और गैर कर से होने वाली प्राप्ति। दूसरा है व्यय नीति, जो सरकार के कुल खर्च से संबंधित होता है, यानी सब्सिडी और आधारभूत संरचना पर खर्च। तीसरा होता है ऋण नीति, जो सरकार के कुल उधारी से संबंधित है, यानी आंतरिक और बाह्य उधारी। चौथा है बजटीय नीति, जहां सरकार प्रत्येक वर्ष बजट बनाकर राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करती है। अब हम देखते हैं बजट। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजे शब्द से आया है। बजट शब्द
फ्रेंच भाषा के बजे शब्द से आया है जिसका अर्थ चमड़े का थैला यानी लेदर बैग होता। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजे शब्द से आया है जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है जिसमें बजट के दस्तावेजों को रखा जाता है। आज़ादी के बाद भी भारत में यह परंपरा जारी रहा जहां बजट के दस्तावेजों को ब्रीफ केस में रखा जाता था। वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा बजट के दस्तावेजों को लाल कपड़े में रखने की परंपरा शुरू हुई। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान देश में डिजिटल बजट को प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई यानी कि टैब के रूप में रखना। वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा बजट के दस्तावेजों को लाल कपड़े में रखने की परंपरा शुरू हुई। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान देश में डिजिटल बजट को प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई यानी टैब के रूप में। एक बार दोबारा से हम पूरा बजट पढ़ेंगे फिर से। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजे शब्द से आया है जिसका अर्थ चमड़े का थैला यानी कि लेदर बैग होता है जिसमें बजट के दस्तावेजों को रखा जाता है। आज़ादी के बाद भी भारत में यह परंपरा जारी रहा जहां बजट के दस्तावेजों को ब्रीफ केस में रखा जाता था। वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा बजट के दस्तावेजों को लाल कपड़े में रखने की परंपरा शुरू हुई। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान देश में डिजिटल बजट को प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई यानी कि टैब के रूप में। अब हम देखते हैं संविधान में बजट। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में बजट से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 112 जो कि केंद्रीय बजट से संबंधित है और अनुच्छेद 202 जो कि राज्य सरकार के बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112 जो केंद्रीय बजट से संबंधित है और अनुच्छेद 202 जो राज्य सरकार के बजट से संबंधित है। उपर्युक्त दोनों अनुच्छेदों में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं भारत में बजट का इतिहास। सर्वप्रथम 1860 में ब्रिटेन की संसद में जेम्स विल्सन द्वारा भारत का बजट पेश किया गया। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का प्रणेता भी कहा जाता है। अब हम देखें स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में आर षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। नवंबर 1947 में आर षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हम देखते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देश में सबसे अधिक बार यानी 10 बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। देश में सबसे अधिक बार यानी 10 बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे लंबा बजट अभिभाषण निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया था। वर्ष 2001 से पहले भारत में बजट को शाम 5 बजे प्रस्तुत करने की परंपरा थी। 2001 में यशवंत सिन्हा के पहल पर इसे प्रातः 11 बजे प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई। 2001 में यशवंत सिन्हा के पहल पर
इसे प्रातः 11 बजे प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई। अब हम देखते हैं सरकारी बजट। सरकारी बजट से अभिप्राय सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के अनुमानित लेखा जोखा से है। सरकारी बजट से अभिप्राय सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के अनुमानित लेखा जोखा से है। वर्ष 2017-18 में केंद्रीय या संघीय बजट में 3 मुख्य परिवर्तन किए गए। नंबर 1, पूर्व में बजट को फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता था। इसे बदलकर अब फरवरी माह के पहले दिन प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 1 फरवरी को। दूसरा परिवर्तन किया गया, पूर्व में रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, जिसे बदलकर अब रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई। और तीसरा है, पूर्व में योजनागत और गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण का प्रयोग होता था, जिसे अब समाप्त करके राजस्व और पूंजीगत वर्गीकरण के खर्च का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में योजनागत और गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण का प्रयोग होता था, जिसे अब समाप्त करके राजस्व और पूंजीगत वर्गीकरण के खर्च का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कारण। कारण में पहला पॉइंट है, देश में आधारभूत संरचना संबंधित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और आर्थिक समृद्धि दर और विकास को बढ़ाने के लिए बजट के प्रस्तुतिकरण को फरवरी माह के अंतिम दिन के स्थान पर फरवरी के पहले दिन शुरू करने की शुरुआत हुई। आधारभूत संरचना का अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 1924 में अंग्रेजों द्वारा रेलवे पर एक वर्थ समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1924 में अंग्रेजों द्वारा रेलवे पर एक वर्थ समिति का गठन किया गया था। इस समिति को पृथक्करण समिति भी कहा जाता है, क्योंकि समिति ने केंद्रीय और रेलवे बजट को अलग अलग प्रस्तुत करने का सुझाव दिया था। आज़ादी के बाद देश में यह औपनिवेशिक परंपरा जारी रहा। वर्ष 2017 में विवेक देव राय समिति की सिफारिश पर औपनिवेशिक परंपरा को तोड़ते हुए रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई। 2017-18 से पहले आर्थिक सर्वे यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वे का निर्माण करता था और आर्थिक सर्वे को जारी करते थे वित्त मंत्रालय। तो आर्थिक सर्वे में रेलवे बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग होते थे, लेकिन 2017-18 से आर्थिक सर्वे में केंद्रीय बजट में ही रेलवे बजट आ गया, यानी होने लगा। अब हम देखते हैं रेलवे से संबंधित 2 महत्वपूर्ण समिति। तो रेलवे से संबंधित 2 महत्वपूर्ण समिति में पहली समिति है अनिल काकोदकर समिति, जिसमें रेलवे सुरक्षा, दुर्घटना और यात्री सुविधा करने से है। जो अनिल काकोदकर समिति है, अनिल काकोदकर समिति जो है वो रेलवे सुरक्षा, दुर्घटना और यात्री सुविधा करने से है। जबकि दूसरा जो है विवेक देव राय समिति, तो विवेक देव राय समिति जो है ये रेलवे में प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, आज़ादी के बाद मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग द्वारा देश में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया। वर्ष 2017 तक देश में 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2012 से 2017 तक था।
वर्ष 2015 में सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को भी समाप्त कर दिया गया। योजनागत और गैर योजनागत खर्च का संबंध पंचवर्षीय योजनाओं से था। अतः पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने पर इस खर्च की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई। अतः इसके वर्गीकरण को समाप्त करके राजस्व और पूंजीगत वर्गीकरण को शुरू किया गया। अब हम देखते हैं योजनागत खर्च यानी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सरकार का वह सभी खर्च जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। सरकार का वह सभी खर्च जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है उसे योजनागत खर्च कहा जाता है। जैसे कृषि औद्योगिकरण के विकास पर खर्च, आधारभूत संरचना पर खर्च इत्यादि। सरकार का वह सभी खर्च जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है उसे योजनागत खर्च कहा जाता है। जैसे कृषि औद्योगिकरण के विकास पर खर्च, आधारभूत संरचना पर खर्च इत्यादि। अब हम देखते हैं गैर योजनागत खर्च। सरकार द्वारा किया गया वह सभी खर्च जो पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं होते किंतु आवश्यक होते हैं। अतः ये सभी खर्च पंचवर्षीय योजना से इतर किए जाते हैं। जैसे सब्सिडी पर खर्च, वेतन और पेंशन पर खर्च, ब्याज भुगतान पर खर्च, सब्सिडी उपदान पर खर्च, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता पर खर्च इत्यादि। ये पीटी 2014 में पूछा भी गया था गैर योजनागत खर्च। तो सरकार द्वारा किया गया वह सभी खर्च जो पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं होते किंतु आवश्यक होते हैं। अतः ये सभी खर्च पंचवर्षीय योजना से इतर किए जाते हैं। जैसे सब्सिडी पर खर्च, वेतन और पेंशन पर खर्च, ब्याज भुगतान पर खर्च, सब्सिडी उपदान पर खर्च, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता पर खर्च इत्यादि। अब हम देखते हैं बजट का निर्माण। तो बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग आते हैं। राजस्व विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, विनिवेश विभाग जिसे DIPAM बोला जाता है, और छठा है सार्वजनिक उपक्रम विभाग। राजस्व विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, विनिवेश विभाग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग। अब हम देखते हैं बजट का निर्माण। तो बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विभाग की बात करें तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। और अगर और संभाग की बात करें तो बजट संभाग द्वारा किया जाता है। संभाग का मतलब है डिवीजन। तो वित्त मंत्रालय द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा और बजट संभाग द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 59 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 8 वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बजट संभाग के द्वारा 6-7 महीने पहले बजट सर्कुलर जारी किया जाता है जो कि सभी मंत्रालय और विभाग को जारी किया जाता है। फिर मंत्रालय और विभाग को खर्च का अनुमान बताना होता है जिससे खर्च की मांग की जा सके। खर्च की मांग को अनुदान मांग बोलते हैं। फिर अनुदान मांग को वित्त मंत्रालय को बताया जाता है। वित्त मंत्रालय आय को अनुमान करता है। उसके बाद खर्च का आवंटन करता है। तो खर्च को आवंटन में बजट निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। जनवरी के तीसरी सप्ताह तक बजट निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद हलवा उत्सव होता है जिसमें बजट का प्रिंटिंग होता है और उसकी प्रस्तुतिकरण 1 फरवरी को होता है। लेकिन बजट हलवा उत्सव की प्रस्तुतिकरण के समय जनवरी के तीसरे सप्ताह से और प्रस्तुतिकरण के समय बजट का गोपनीयता बनाए रखने के लिए हलवा उत्सव होता है। अब हम देखते हैं धन विधेयक यानी मनी बिल और वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल। धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 से संबंधित है और जो वित्त विधेयक है ना वो अनुच्छेद 117 से संबंधित है। सभी वित्त विधेयक
धन विधेयक नहीं हो सकते, जबकि सभी धन विधेयक अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दे। फिर से पूरा पढ़ूंगा। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, जबकि सभी धन विधेयक अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दे। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। जैसे नंबर 1, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है, लोकसभा में धन विधेयक पर चर्चा, मतदान और संशोधन करने का अधिकार होता है, जबकि राज्यसभा में धन विधेयक पर केवल चर्चा किया जा सकता है, ना ही मतदान और ना ही संशोधन का अधिकार होता है। धन विधेयक यदि लोकसभा में पारित नहीं हो पाता तो सरकार और उसके मंत्रिपरिषद के तुरंत त्यागपत्र देना होता है। तो सरकार धन विधेयक यदि लोकसभा में पारित नहीं हो पाता तो सरकार और उसके मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना होता है। तीसरा पॉइंट है, यदि धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है तो उसे चर्चा के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक पर संशोधन नहीं कर सकती, केवल संशोधन की अनुशंसा लोकसभा में कर सकती है। लोकसभा उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता। चौथा पॉइंट है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को पारित करने के लिए अधिकतम 14 दिन का समय होता है। यदि 14 दिनों में राज्यसभा उसे पारित नहीं कर पाता तो वह स्वतः पारित माना जाता है। पांचवा पॉइंट है, राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकता। छठा पॉइंट है, राज्यसभा और लोकसभा में असहमति होने पर वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, किंतु धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन आवश्यक नहीं होता है। भारत के केंद्रीय या संघीय बजट को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत और पारित किया जाता है। भारत के केंद्रीय या संघीय बजट को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत और पारित किया जाता है। 266(1) जो है ये भारत का संचित कोष या निधि से संबंधित है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI से संबंधित है। अनुच्छेद 266(1). अनुच्छेद 266(2) जो है ये लोक खाता यानी कि पब्लिक अकाउंट से संबंधित है, और 267 अनुच्छेद जो है ये आकस्मिक कोष यानी कि कंटेंजेंसी फंड से संबंधित है। अब हम देखते हैं भारत का संचित कोष। तो इस पर नियंत्रण संसद का होता है। सरकार बिना संसद की अनुमति के इस कोष से खर्च नहीं कर सकती। संचित कोष का निर्माण सरकार की प्राप्ति से होता है, जैसे करों से प्राप्ति, गैर करों से प्राप्ति, सरकार द्वारा लिए गए उधार, आंतरिक और बाह्य ऋण। दूसरा है लोक खाता जो कि 266(2) से संबंधित है, पब्लिक अकाउंट। इस पर कार्यपालिका यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है। इस कोष में सरकार के विनिवेश से प्राप्ति और सरकार के लघु बचत योजनाओं से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। इस पर कार्यपालिका यानी सरकार का नियंत्रण होता है। इस कोष में सरकार के विनिवेश से प्राप्ति और सरकार के लघु बचत योजनाओं से प्राप्ति को शामिल किया जाता है, जैसे डाकघर स्कीम, किसान विकास पत्रिका यानी KVP किसान विकास पत्रिका,
सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ इत्यादि। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड इत्यादि। तीसरा है आकस्मिक कोष। इस कोष पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। किसी आकस्मिक परिस्थिति में जब संसद सत्र में न हो तब राष्ट्रपति की अनुमति से सरकार इस कोष से खर्च कर सकती है, किंतु संसद के सत्र में आते ही सरकार से अनुमति लेकर आकस्मिक कोष से लिए गए ऋण को संचित कोष से निकासी कर आकस्मिक कोष को पूरा कर देती है। किंतु संसद के सत्र में आते ही सरकार से अनुमति लेकर आकस्मिक कोष से लिए गए ऋण को संचित कोष में निकासी कर आकस्मिक कोष को पूरा करती है। वर्तमान में आकस्मिक कोष 500 करोड़ रुपए का है, जिसका कोरोना महामारी के दौरान इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने की अनुशंसा है। अब हम देखते हैं बजट के पास करने की प्रक्रिया। तो बजट के पास करने की प्रक्रिया में पहला है बजट को 7 चरणों में। देखिए बजट के पास करने की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो बजट को 7 चरणों में पास किया जाता है। बजट को 7 चरणों में पास किया जाता है। तो हम क्रमानुसार देखते हैं कि कौन से वो 7 चरण हैं। पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है बजट पर सामान्य चर्चा। तीसरा है अनुदान मांग पर चर्चा और मतदान। अनुदान मांग पर चर्चा और मतदान यानी कि गिलोटिन प्रक्रिया, ये दो है। एक गिलोटिन प्रक्रिया, एक कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव में नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव हैं। चौथा है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का मतलब है विनियोग विधेयक में 2 खर्च हैं, एक भारित खर्च और दूसरा गैर भारित खर्च। पांचवा है वित्त विधेयक। छठा है राज्यसभा में बजट पर चर्चा और सातवां है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। तो पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है बजट पर सामान्य चर्चा। तीसरा है अनुदान मांग पर चर्चा और मतदान। चौथा है विनियोग विधेयक। पांचवा है वित्त विधेयक। छठा है राज्यसभा में बजट पर चर्चा और सातवां है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। अब हम देखते हैं लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट। सरकार पूर्व में ही लेखानुदान के रूप में अपने कुल खर्च का 1/6 की अनुमति प्राप्त कर लेती है। सरकार पूर्व में ही लेखानुदान के रूप में अपने कुल खर्च का 1/6 की अनुमति प्राप्त कर लेती है, यानी कि 2 महीने के खर्च की अनुमति प्राप्त कर लेती है, जिसे वह संचित कोष से करने के लिए योग्य होती है बिना बजट के पास हुए। अब हम देखते हैं बजट के आंकड़े। तो बजट में 3 प्रकार के आंकड़े जारी किए जाते हैं। बजट में 3 प्रकार के आंकड़े जारी किए जाते हैं। पहला है अनुमानित आंकड़ा यानी कि बजट एस्टीमेट, जो कि आगामी वर्ष का होता है। दूसरा है वास्तविक आंकड़ा यानी कि एक्चुअल एस्टीमेट, जो कि पिछले वर्ष का होता है। और तीसरा है संशोधित आंकड़ा यानी कि रिवाइज्ड एस्टीमेट, जो कि वर्तमान वर्ष का होता है। तो 3 आंकड़े हैं। पहला है अनुमानित आंकड़ा बजट एस्टीमेट, जो कि आगामी वर्ष का। दूसरा है वास्तविक आंकड़ा यानी कि एक्चुअल एस्टीमेट, जो कि पिछले वर्ष का। और तीसरा है संशोधित आंकड़ा यानी कि रिवाइज्ड एस्टीमेट, जो कि वर्तमान वर्ष का होता है। 2021-22 में, जैसे 2021-22 है तो ये एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ। जैसे कि हम देखते हैं 2023-24 के बजट में, तो इसमें कौन क्या है पहले ये देखते हैं। तो 2021-22 का जो बजट होगा 2023-24 के लिए, यानी कि इसमें 2021-22 में एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, तो ये वास्तविक बजट होगा, मतलब वास्तविक आंकड़ा होगा यानी एक्चुअल एस्टीमेट। फिर 2022-23 जो होगा 2022-23 ये 10 महीने का होगा, जिसमें अनुमानित और संशोधित दोनों आंकड़े होंगे, क्योंकि अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। तीसरा है 2023-24 का जो आएगा बजट, उसमें
वो अनुमानित बजट होगा 2023-24 का, वो अनुमानित बजट होगा 1 फरवरी 2023 को आएगा और ये 22-23 में संशोधित होगा। ठीक, तो का भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास 60 यहीं पे समाप्त होता है।